हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस जोधपुर में। और आज की हमारी इस क्लास में आज की क्लास में हम क्वेश्चन आपके लिए एक लेकर आए हैं। पर यह क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलो देखते हैं आज का अपना ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम की घोषणा हुई है, तो वह कौन बनेंगे? तो हमारे नेक्स्ट सीजीआई जिनके नाम की अभी घोषणा हुई है तो वो बनेंगे 48 क्रम के एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना हमारे नेक्स्ट सीजीआई बनेंगे 48 क्रम के, जिनका पूरा नाम नथमल पति वेंकट रमन्ना है। इनके नाम की सिफारिश कॉलेजियम प्रणाली के तहत वर्तमान सीजीआई शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा राष्ट्रपति को की गई थी और राष्ट्रपति ने इनके नाम की घोषणा कर दी है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड अर्थात सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। तो सुप्रीम कोर्ट के ये तो थे शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान सीजीआई, और ये थे बनेंगे नेक्स्ट सीजीआई। अब इसी के साथ में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम सीजीआई कौन थे या प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस थे। इसी के साथ में प्रथम मुस्लिम सीजीआई कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम सीजीआई थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम सीजीआई थे। इसी के साथ में एक फैक्ट और है कि हमारे भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश, ध्यान से देखना, ये प्रथम महिला न्यायाधीश है, न कि मुख्य न्यायाधीश। तो भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी, वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी, जो कि 1989 में बनी थी। मीरा साहिब फातिमा बीबी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इसी के साथ में यह प्रथम मुस्लिम महिला भी थी जो कि न्यायाधीश बनी थी। ये तीन मोस्ट फैक्ट हो गए। इसी के साथ में एक नया फैक्ट जो कि 2019 का है। तो 2019 में सबसे कम उम्र में न्यायाधीश कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र महज 21 वर्ष की आयु में जयपुर के मयंक प्रताप सिंह। कौन? मयंक प्रताप सिंह। मयंक प्रताप सिंह जो कि महज 21 साल की उम्र में न्यायाधीश बने थे। 2019 में ही न्यायाधीश बनने की उम्र 23 से घटाकर 21 की गई थी, और इसी के दौरान मयंक प्रताप सिंह न्यायाधीश बने थे, जो कि सबसे कम उम्र में बने थे। ये थे अन्य फैक्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। वर्तमान सीजीआई शरद अरविंद बोबड़े, प्रथम थे हीरालाल जे कानिया, प्रथम मुस्लिम सीजीआई थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, प्रथम महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब फातिमा बीबी, और सबसे कम उम्र में
न्यायाधीश बनने वाले वो थे महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि जयपुर से हैं और इन्होंने जयपुर यूनिवर्सिटी से वकालत की है। और नेक्स्ट बनेंगे एन.वी. रमना। ये थे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अन्य फैक्ट। इसी के साथ अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के बारे में कि भारत में सुप्रीम कोर्ट कब बना था और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, तो बात करें सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के बारे में, तो हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन के दौरान ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के दौरान सन 1773 में एक एक्ट लाया गया। वो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के आने के एक साल बाद भारत में एक कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 ईस्वी में भारत में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इस कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अर्थात भारत में प्रथम बार कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। कलकत्ता में इसलिए की गई थी क्योंकि इस समय भारत की राजधानी कलकत्ता ही थी और प्रमुख शहर भी कलकत्ता ही था। ये हो गई हमारे भारत में कोर्ट की स्थापना। इसके बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट बनाए जाने के प्रयास हमारे भारत में जारी रहे। इसी उपरांत सन 1935 में एक एक्ट और आया जिसका हमारे भारतीय संविधान में, भारत में कानून में बहुत अहम योगदान है। वो था भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बनाने के प्रयास जारी रहे। तो इस 1935 के अधिनियम के आने के बाद महात्मा गांधी के जन्मदिन के एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1935, महात्मा गांधी का जन्मदिन आता है 2 अक्टूबर को। उनके जन्मदिन के एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1935 को हमारे भारत में, और भारत में भी कहां, दिल्ली में, क्योंकि 1911 में दिल्ली बनाए जाने की घोषणा, राजधानी बनाए जाने की घोषणा हो चुकी थी और 1912 में नई दिल्ली हमारी राजधानी बन चुकी थी। तो 1 अक्टूबर 1935 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो अतः फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1935 को। सॉरी, ये 1935 नहीं है। 1935 अधिनियम के आने के 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट, जो कि भारत का अंतिम न्यायालय कोर्ट नहीं था, क्योंकि इस कोर्ट के खिलाफ, फेडरल कोर्ट के खिलाफ सुनवाई की जा सकती थी। तो फेडरल कोर्ट के खिलाफ सुनवाई ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल में भारत में बने फेडरल कोर्ट के खिलाफ सुनवाई की जा सकती थी, क्योंकि यह कोर्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसकी सुनवाई, अंतिम सुनवाई ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल में होती थी। इसलिए इसे हम भारत का अंतिम निर्णायक कोर्ट नहीं कह सकते। इसी के बाद हमारे भारत का, इसके बाद हमारा भारत आजाद हुआ।
तो हमारे भारत के सहप्रभु लोकतांत्रिक बनने के सहप्रभु लोकतांत्रिक बनने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को वर्तमान कोर्ट की स्थापना की गई। जो वर्तमान में कोर्ट है उसकी स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई। यह कोर्ट हमारे भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, क्योंकि जो हमारे आज के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया वह पूरे देश में लागू होता है और उसको सरकार को भी मानना पड़ता है। इसलिए यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय 28 जनवरी 1935 को बना और इस कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस फेडरल कोर्ट के अंतिम हेड, क्योंकि फेडरल कोर्ट के जो सीजेआई होते थे उनको हेड कहा जाता था, तो वो थे अंतिम हेड थे हीरालाल जे कानिया, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम सीजेआई बनाए गए। हीरालाल जे कानिया को हमारे सुप्रीम कोर्ट का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, जो कि फेडरल कोर्ट के अंतिम अध्यक्ष थे। फेडरल कोर्ट के प्रथम अध्यक्ष की बात करें या प्रथम हेड की बात करें तो वो थे मॉरिस गवेयर। ये फेडरल कोर्ट के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम हेड थे। ये बात हो गई सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, तो अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हमारे संविधान में वर्णन कहाँ है। तो सुप्रीम कोर्ट का हमारे संविधान में भाग 5 के अध्याय 4 के तहत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक हमारे अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। स्थापना हो गई, वर्णन हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी सदस्य संख्या की, सुप्रीम कोर्ट के सदस्य संख्या की। तो सुप्रीम कोर्ट में गठन के समय कुल सदस्य संख्या गठन के समय कुल सदस्य संख्या 8 थी, जो 7+1 के रूप में थी। 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय न्यायाधीशों की कुल संख्या या कुल न्यायाधीश 8 थे। वर्तमान की बात करें तो 2009 में यह संख्या 31 थी और अभी 2019 में 28 सितंबर 2019 में 18 सितंबर 2019 को यह संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश। यह संख्या सदस्य संख्या हो गई। सदस्य संख्या के बाद बात कर लेते हैं, सदस्य संख्या हो गई जो कि वर्तमान में 34 है। इस सदस्य संख्या को संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, अर्थात कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार हमारी संसद के पास है। संसद जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारे कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को लगातार बढ़ाती आई है, जो कि अब वर्तमान 34 है। अब बात कर लेते हैं योग्यता की, क्योंकि सदस्य संख्या घटित हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता
मुख्यतः 3 योग्यताएं होनी चाहिए। प्रथम योग्यता है कि वह 5 साल तक लगातार 2 या 2 से अधिक हाईकोर्ट में जज के रूप में कार्य कर चुका हो। यह है प्रथम शर्त। अगर यह भी किसी के पास नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन है कि वह लगातार 10 साल तक 2 या 2 से अधिक कोर्टों में अधिवक्ता या एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो। अगर ये दोनों भी शर्त किसी के पास नहीं है या दोनों काम किसी ने नहीं किए तो वह तीसरी शर्त है कि वह भारत के राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता हो। तो इन तीनों शर्तों में से जो भी एक शर्त को पूरा करता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता हो गई। इसके बाद नियुक्ति हो गई। नियुक्ति नहीं हुई है, नियुक्ति देख लेते हैं। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। बात करें शपथ की, तो शपथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति ही दिलाता है और इधर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। केवल नियुक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की राज्यपाल करता है और सुप्रीम कोर्टों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति हो गई। नियुक्ति के बाद इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। कार्यकाल इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, अर्थात इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, कार्य की कोई अवधि नहीं होती है। रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति की आयु होती है। रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति की आयु होती है। सेवानिवृत्ति की आयु की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की अलग है और हाई कोर्ट की अलग है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष रखी गई है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष रखी गई है। तो 65 वर्ष का होने पर इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, अर्थात वह रिटायरमेंट ले सकता है या रिटायरमेंट उसे दिया जाता है। कार्यकाल हो गया, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, सिर्फ रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति की आयु होती है जो सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष होती है और हाई कोर्ट की 62 वर्ष होती है। नियुक्ति हो गई, कार्यकाल हो गया, अब इनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। तो इनकी सैलरी का वर्णन देखते हैं कि इनको सैलरी कितनी कितनी मिलती है और कहां से मिलती है। तो बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की
सैलरी के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सैलरी अलग अलग ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट इधर और इधर हाई कोर्ट, जिसे आसानी से याद हो जाए और दोनों में कंपेयर हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों को सैलरी भारत की संचित निधि से दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सैलरी भारत की संचित निधि से दी जाती है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राज्य की संचित निधि से दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भारत की संचित निधि से और हाई कोर्ट में राज्य की संचित निधि से। अब बात करें इनकी पेंशन की, तो पेंशन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से ही दी जाती है और इधर भी पेंशन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी पेंशन भारत की संचित निधि से ही दी जाती है। क्योंकि कोई जज है वो कभी किसी राज्य में 2 साल का कार्य किया या कभी किसी राज्य में कार्य किया, इस कारण अलग अलग राज्य वाले बोलेंगे कि मेरे यहाँ तो 2 महीने काम किया है, मैं इसे पेंशन क्यों दूं। कोई बोलेगा कि 2 साल कार्य किया तो मैं पेंशन क्यों दूं। इसलिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। अब इनकी सैलरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें 33 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश है। तो इनकी सैलरी की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश को सैलरी 2,80,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। इधर बात करें हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में सैलरी मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के ही बराबर दिए जाते हैं, और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये सैलरी के रूप में दिए जाते हैं। पेंशन की बात करें तो पेंशन इनकी सैलरी से 50% पेंशन दी जाती है। यहाँ भी इनकी सैलरी की 50% पेंशन दी जाती है। अब पेंशन की बात होगी, एक फैक्ट और है कि इनकी सैलरी भारत की संचित निधि पर भारित है। इनकी सैलरी भारत की संचित निधि पर भारित है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी के बारे में संसद में बहस की जा सकती है, परंतु इनके सैलरी के पक्ष में मतदान नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकार यह भारत की संचित निधि पर भारित है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनको हटाने का प्रावधान या हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने दुर्व्यवहार या असमर्थता के कारण इन पर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत पारित करके राष्ट्रपति को इनको हटाने की सिफारिश की जाती है और राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। तो अभी तक तो किसी को हटाया नहीं गया, परंतु हमारे 45वें चीफ जस्टिस जो कि दीपक मिश्रा थे,
इनके खिलाफ यह कार्यवाही की गई थी। ये बात हो गई हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।